हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता शुक्ला क्लास 12th के बायो में आपकी हेल्प कर रही हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आपका वंशागति के आणविक आधार के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो वंशागति का आणविक आधार जो है वो आप सभी को मैंने पिछले सेशन में बताया कि वंशागति का आणविक आधार जो है वो है मुख्यतः हमें डीएनए और आरएनए के बारे में बात करनी है कि आनुवंशिक पदार्थ जो होता है उसमें किस तरह से डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए का कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे उसका बनता वो कैसे किस किस चीज से मिलकर के बनता है और किस तरीके से उसकी केमिकल कंपोजिशन उसका क्या क्या होता है, कैसे वो बनता है। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों मानते हैं कि हाँ ये आनुवंशिक पदार्थ है, उसको कब एक्सेप्ट किया गया, उसकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, उसका डबल हेलिक्स मॉडल आपको पढ़ना है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसी का आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में आनुवंशिक पदार्थ के बारे में। आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वंशागति का आणविक आधार क्या है ना। इसके लिए आपको डीएनए जो है मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है, इसका आरएनए के साथ क्या संबंध है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। डीएनए और आरएनए जो है, आप सभी को पता है कि डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। डीएनए की लेंथ जो है यूजुअली इसमें प्रेजेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर, मतलब कितनी संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स उसमें लगे हुए हैं, उससे डीएनए का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो डिफाइन की जाती है। ठीक है, एक पेयर न्यूक्लियोटाइड अगर हम कहते हैं तो वो उसका मतलब होता है कि एक बेस पेयर की बात हो रही है। जैसे बैक्टीरियोफेज होता है, तो एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में, है ना, अलग अलग बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इशरिशिया कोलाई में अलग मौजूद होते हैं। तो ये जो आपका है, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसकी, बुक में आपके एक सिंगल लाइन दे दी गई है जिसमें बेस पेयर्स का संख्या भी लिखा गया है। तो ये आप खुद सोचिए कि जो लिखा गया है उसके पीछे का क्या रीजन है। जो भी सभी बच्चे क्लास 12th में हैं, तो जो भी मेडिकल का जो नीट का पेपर होता है, नीट के पेपर में क्या होता है बच्चों की, एनसीईआरटी का एक एक लाइन, है ना, क्वेश्चन कभी भी बाहर से नहीं आता, उसी एक एक लाइन के अंदर से ही क्वेश्चन आता है और एक एक लाइन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इसीलिए ये दिया हुआ, तो इसको आपको नोट करना है, याद भी करना है। बहुविकल्प मतलब बोर्ड के एग्जाम में तो ज्यादातर इस तरीके से नहीं पूछा जाता, सामान्य तौर पे पूछा जाता है, लेकिन जब आप कंपटीशन की बात करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें वहां पे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर देखना है कि किस तरह से डीएनए, आप देखें एक डबल हेलिकल मॉडल है, नहीं 2 स्ट्रैंड्स से बना हुआ है, और आरएनए जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड से बना हुआ है और बीच में ये बेस पेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि न्यूक्लियोटाइड जो है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड से मिल करके आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में मैंने कल की क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, पेंटोज शुगर जो मोनोसेकेराइड होता है 5 कार्बन एटम्स का मिलकर के, राइबोज शुगर होता है आरएनए, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजनस बेस उसमें मौजूद होता है जो हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये होता है 2 प्रकार का, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, है ना। प्यूरिन्स जो हैं वो 9 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और इसका 2 नाम है, एडेनिन और ग्वानिन।
ठीक है, आप स्क्रीन में इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। कल की क्लास में आपने इस स्ट्रक्चर को बनाया था और दोनों में क्या अंतर है ये भी आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा पार्ट होता है आपका नाइट्रोजनस बेस में पिरिमिडीन। ये पिरिमिडीन जो है ये 3 प्रकार का होता है, जिसे आप साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सभी बच्चे अच्छी तरह से देखेंगे। ये साइटोसिन है, थायमीन है और यूरेसिल है। अब इसको आप देख रहे हैं कि ये जो बना हुआ है ये कैसा है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले साइकिल बना लेंगे, है ना, तीनों साइकिल बना लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे ऊपर वाले बॉन्ड पे यहाँ साइटोसिन में NH2 है, थायमीन में O है और यूरेसिल में भी O है। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं। तो आपको ऐसे याद करना है कि साइटोसिन C पहले आता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड है और NH2 है। उसके बाद T आता है तो T में डबल बॉन्ड है और O लिखा हुआ है ऊपर, और यूरेसिल में भी डबल बॉन्ड है और O लिखा हुआ है ऊपर। यहाँ पॉइंट पे देखेंगे N है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे NH है। फिर देखेंगे डबल बॉन्ड के साथ तीनों जगह O लगा हुआ है। उसके बाद तीनों जगह NH नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो क्या अंतर है, इसको ध्यान से, हल्का हल्का सा ही अंतर है, तो उस अंतर को ही याद कर लेंगे तो आप तीनों जो है अच्छी तरह से इसका स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस में 2 तरीके की बात हो रही है, आपका प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स, ये 2 तरीके की चीजें होती हैं। तीसरी चीज जो कल के सेशन में हम नहीं पढ़ पाए थे वो है कि फॉस्फेट ग्रुप किसमें लगा हुआ होता है। फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है आपका DNA का, जो न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी लगा हुआ होता है। ठीक है, उसको कैसे देखेंगे ये हमने बात कर ली थी। ये क्या था? शुगर है, उस पर ये बेस पेयर लगा हुआ है यहाँ पे, और ऊपर वाली जगह पे यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है ये फॉस्फोरस का, और ये आपका फॉर्म्स बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलोंग विद द शुगर। अब ये जो हम स्ट्रैंड्स कह रहे हैं ना, यही एक्चुअल में बैकबोन है। ये जो ऐसे बनी होती है तो ये स्ट्रैंड्स जो है वो क्या है? स्ट्रैंड्स ही बैकबोन है। ये जो है ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है बैकबोन। ये एक DNA का बैकबोन होती है। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, है ना, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। ये क्या है बीच वाला? ये आपका पेंटोज शुगर है, उसका संरचना है वो आप बनाएंगे। उसके बाद C2H के पास आप फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे यहाँ पे, जिसमें P लिखेंगे बीच में, चारों तरफ O, 2 O नेगेटिव है, एक O पॉजिटिव है, एक डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको अटैच करेंगे आप 5th नंबर वाले कार्बन पे। उसके नाइट्रोजनस बेस आप अटैच करेंगे, तब आपका एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। इसको सभी बच्चे बना लेंगे अपनी कॉपी में, है ना। आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। एक न्यूक्लियोटाइड के मैंने आपको बताया 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका पेंटोज शुगर, जो RNA के केस में राइबोज के नाम से जाना जाता है और DNA के केस में डीऑक्सीराइबोज के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजनस बेस मौजूद होता है उसमें, जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। जो पिरिमिडीन्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम साइटोसिल, थायमीन और यूरेसिल कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ तक अगर क्लियर है तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात कर ली हमने। प्रोटीन्स जो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन्स होते हैं 3 प्रकार के, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन, है ना।
साइटोसिन जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होता है, लेकिन जो थायमीन है वो केवल डीएनए में मिलता है, मतलब आरएनए में थायमीन नहीं मिलता है, डीएनए में मिलता है। और आरएनए में क्या मिलता है, आरएनए में उसी थायमीन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है ना। तो ये तो हो गया आपका। नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक पेंटोज शुगर से जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड बनाता है ना। जब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है, जब फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया जाएगा तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये सभी बच्चों ने आई थिंक बना लिया होगा डायग्राम। ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है आपका कार्बन के साथ, यहाँ पे बीच में आपका शुगर का वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है फास्फोरस का, फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच्ड है। और ये जो है किसी भी आनुवंशिक पदार्थ का जो स्ट्रैंड होता है उसका सरफेस बनाने का काम करते हैं, उसका बैकबोन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम बनाने। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन किससे बनता है, फॉस्फेट ग्रुप से। तो इसको सभी बच्चों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब आपको इसमें एक न्यूक्लियोटाइड में क्या स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है उसमें क्या स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो आप सब देख रहे हैं कि आपको इसमें बेस वाला केवल बेस लिखा गया है, यहाँ पे बेस का केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा गया है। आप चाहें तो इसको आप अपने हाथ से बना भी सकते हैं, जहाँ पे आप केमिकल फॉर्मूला भी अटैच कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस यूजिंग द फॉलोइंग लिंकेजेस। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो भी केमिकल्स हैं, जो भी फॉर्मूला बन रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ न कुछ एक दूसरे से लिंक करता हुआ है ना। तो नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर, nitrogenous base is linked to the pentose sugar through a N-glycosidic bond to form a nucleoside, है ना। A phosphate group is linked to 5-hydroxy of a nucleoside through phosphoester bond to form a nucleotide। तो क्या क्या चीजें, दो चीज नई आपके सामने आ गई। एक तो आ गया आपके सामने न्यूक्लियोसाइड और दूसरा आपके सामने आ गया न्यूक्लियोटाइड। पहला क्या है आपके सामने, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा आ गया आपके सामने न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ज्वाइन करके एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं और इससे आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में अटैच्ड होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहाँ चला गया। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ज्वाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ 3 और 5 के पोजीशन पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो आपका न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में किस बॉन्ड का यूज हो रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड आपको देखने हैं। सबसे पहले आपने फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच है ये देख लिया। अब जो बॉन्ड्स मौजूद हैं, है ना, उन बॉन्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। एक तो पहला बॉन्ड पाया जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। पहले इन दोनों बॉन्ड्स का नाम लिखेंगे। फॉस्फेट ग्रुप अटैच कहाँ पे होता है, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5th लोकेशन पे जो C2OH मौजूद है वहां पे OH के साथ अटैच होता है। ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, इसको हम फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कहते हैं और इससे आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से आप देखो ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना। ये डीएनए का स्ट्रैंड आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी तक हमने अलग अलग इसके बारे में पढ़ा, अब आप ये डीएनए का स्ट्रैंड देखें। अब डीएनए के स्ट्रैंड में आप देखें कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से ये बना हुआ है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ अटैच है। यहाँ पे हमने बात करी थी कि शुगर 3 कंपोनेंट से मिल करके जो है वो न्यूक्लियोटाइड बनता है।
तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया आपका शुगर। क्या हो गया? शुगर। वो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके ऐसे पूरा पेंटोज शुगर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया पेंटोज शुगर। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस अटैच्ड है, जिसमें से बेस में जब आप उसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कहीं आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, कहीं पर यूरेसिल, कहीं पर थायमिन मिलेगा, है ना। तो फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर आपने बना के प्रैक्टिस कर ली थी, जिसमें बीच में पी लिखा होगा और 3 O सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे और 1 O जो है वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के साथ होगा। वो आपका शुगर के 5th वाले कार्बन पे अटैच्ड है, ठीक है। और जिस बॉन्ड से बेस अटैच्ड है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड्स के नाम आपको याद करने हैं। दूसरा वाला है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो वो कहाँ पे लगा हुआ है? देखिए, अब मैंने कहा था कि आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिल करके एक लंबी चेन बनाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम डीएनए का स्ट्रैंड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुगर है और फॉस्फेट अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ कहाँ मौजूद है? यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये और ये दोनों जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। फिर से देखिए तीसरे स्ट्रैंड में भी, तो तीसरे लोकेशन पे भी उसी तरीके से अटैचमेंट लगा हुआ है और चौथे लोकेशन पे भी उसी तरीके से अटैचमेंट लगा हुआ है। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। हमने धीरे धीरे बात करी कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। एक होता है आपका नाइट्रोजनस बेस और आपका होता है पेंटोज शुगर, जिसमें आरएनए के केस में राइबोज टाइप पाया जाता है, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज टाइप पाया जाता है। उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमने बात कर ली कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को आप कहते हैं प्यूरिन्स और दूसरे प्रकार को आप कहते हैं पिरिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। पिरिमिडिन्स भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का है आपका साइटोसिल और दूसरा है आपका यूरेसिल और तीसरा है आपका थायमिन। तो 5 प्रकार के तो आपका नाइट्रोजनस बेस होते हैं। 5 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसमें से 2 आपके प्यूरिन्स में मौजूद हैं और 3 प्रकार आपका किस में मौजूद है? पिरिमिडीन में मौजूद है, जिसके बारे में हमने बात कर ली। अब ये आपको अपने आप से ये डायग्राम जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, जो संरचना केमिकल दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है पेंटोज शुगर का, कैसे अरेंजमेंट होता है, कहाँ पे बेस लगा हुआ होता है, कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, वो आपको जानना है। तो इसमें आपने देखा फॉस्फेट ग्रुप ऊपर 5th वाले लोकेशन पे कार्बन प्रेजेंट है, उसमें लगा हुआ है, बीच में शुगर है और ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वो उस स्ट्रैंड से, जो स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड से जो बेस स्टार्ट हो रहा है वहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। जिस बॉन्ड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? जिस आपका बॉन्ड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है और जिस बेस से आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसे कहते हैं जिस बेस से आपका नाइट्रोजनस बेस जो है वो जुड़ा हुआ है। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएंगे और लेवलिंग जरूर करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से पूछेंगे भी। सभी बच्चे बनाएंगे इसको अपनी कॉपी में। अब देखिए ये कैसे लगा हुआ रहता है, किस तरीके से ये अरेंज रहता है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे शुगर है और इधर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। यहाँ शुगर है, वही पेंटोज शुगर लगी हुई है जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज टाइप की होती है। आरएनए की बात करेंगे तो हम राइबोज टाइप की शुगर होती है। ऊपर की तरफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है जो आपका 5 प्रकार मैंने बताया। एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों आपका न्यूक्लियोसाइड में है
और आपका प्यूरिन्स में आता है, आपका पिरिमिडीन्स में आएगा बेटा यूरेसिल, थायमीन और थायमीन, और कौन सा है साइटोसिन। ये तीनों आपका शुगर के साथ अटैच्ड होता है। देन अगेन फिर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, उसके बाद फिर शुगर अटैच है, फिर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और इस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, जहाँ पे एडेनिन ग्वानिन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, साइटोसिन थायमीन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या मतलब जहाँ पे जैसी सिचुएशन है। आरएनए है तो उसमें अलग तरीके से होता है, और डीएनए है तो उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। इसको भी आप सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, है ना। तो अब आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर में पढ़ना है डीएनए जो है किन किन चीजों से मिलकर के बना है, मतलब उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि फॉस्फेट ग्रुप है, आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया, आपका शुगर हो गया, पेंटोज शुगर हो गया आपका, और आपका क्या हो गया नाइट्रोजनस बेस हो गया। अब यही तीनों पार्ट हैं जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं डीएनए का, तो हम देखेंगे डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज 2 फ्री एंड्स, है ना। 2 फ्री एंड्स, फ्री का मतलब है जिस पर कार्बन वाला वो दोबारा से कोई वो मौजूद नहीं है, कार्बन अणु जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना। तो देखते हैं कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसके 2 फ्री एंड्स होते हैं, फिर 5 एंड और 3 एंड। तो 5 एंड कौन सा है, यहाँ पे राइबोज शुगर के 5th पॉइंट पे फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5 एंड ऑफ राइबोज शुगर। 3 एंड क्या होता है, फ्री होता है, 3 एंड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ राइबोज शुगर। इसको भी अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट करेंगे। हम और आगे बढ़ेंगे। ये स्क्रीन में आपको जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है इसको बनाएंगे आप सभी। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रैंड में क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, यहाँ पे आपका शुगर अटैच है। ये 5 फॉस्फेट एंड है, ये आपका 3 हाइड्रोक्सिल एंड है। मान लीजिए स्ट्रैंड इतना लंबा है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे हैं। इसका डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, डिस्कवरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम डीएनए की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पर जो आपको महाशय दिखाई पड़ रहे हैं ये हैं वो वैज्ञानिक जिन्होंने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी, है ना। जिन्होंने खोज क्या की थी, उन्होंने प्रपोज किया था कि ये जो डीएनए होता है ये 2 स्ट्रैंड्स से मिलकर के बना होता है, मतलब 2 स्ट्रैंड्स से बना हुआ होता है, और ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, उन वैज्ञानिक का नाम है वॉटसन एंड क्रिक। सभी बच्चे नोट करेंगे, वॉटसन एंड क्रिक वर द फर्स्ट टू प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और इसके लिए उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया था। इस डबल हेलिक्स मॉडल को लाने के लिए उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया था। तो इस वैज्ञानिक का नाम आपको लिखना है वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, है ना, ये सब नोट करेंगे बच्चों, आप सभी को ये नोट करना है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या कहता है, आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर देख लिया है, अब आपको डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखना है ना। डबल हेलिक्स मॉडल क्या कहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। डबल हेलिक्स मॉडल है जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर का, उसके कुछ फीचर्स हैं वो आपको नोट करना। देखिए
हम बात कर रहे थे कि पॉलीमर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उसमें बैकबोन का निर्माण जो है वो शुगर और फॉस्फेट के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर की से जुड़ा हुआ होता है जो बैकबोन से प्रोजेक्टेड रहते हैं। अब आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है और जो 5 मेथिल यूरेसिल है वो थायमीन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, डीएनए जो है उसमें प्रेजेंट एसिडिक सब्सटेंस होता है ना। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि वो अम्लीय है ना। तो इसमें एसिडिक सब्सटेंस होता है। इसको क्या करते हैं हम 1869 में फ्रेडरिक मिशर, है ना, इन वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो कैसा है? एसिडिक है। और उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? न्यूक्लिन रख दिया था उन्होंने इसका नाम। ठीक है, तो इतना जो लंबा पॉलीमर था, है ना, चेन आपने देखा बहुत लंबी, तो इतना जो लंबा पॉलीमर था इसकी टेक्निकल लिमिटेशन पता नहीं थी, है ना। इसको आइसोलेट करना कठिन था। बहुत सारे लंबे टाइम तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी इसीलिए नहीं मिली थी। तो 1953 में जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने, हम बात करें जैसे वॉटसन एंड क्रिक, हमने दो नाम लिए एक ही उसमें, वॉटसन एंड क्रिक। यहाँ पे देखिए दो वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं, वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन का पूरा नाम था जेम्स वॉटसन और क्रिक का पूरा नाम था फ्रांसिस क्रिक। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके, जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके क्या किया, 1953 में, ठीक है, इसको नोट करेंगे, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में, दो वैज्ञानिक थे मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन। फिर से मैं रिपीट करूंगी, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, उनके द्वारा एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो होता है उसके आधार पर डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही सिंपल मॉडल प्रपोज किया, जिसे हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको देखना है कि डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो आपको क्या बताता है। डबल हेलिक्स मॉडल में उन्होंने बताया कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यानी कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से मिलकर के बना हुआ है। और क्या है? शुगर फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन, यानी कि जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट बनाती है। नाइट्रोजनस बेसेस फॉर्म द इंटीरियर पेयर्ड थ्रू H बॉन्ड्स, नाइट्रोजनस बेस जो है वो उसका अंदरूनी भाग बनाते हैं पेयर्ड रूप में, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। मतलब 2 नाइट्रोजन के बेस जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डीएनए स्ट्रक्चर का। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग is an important feature of DNA structure. The 2 polynucleotide chains have anti-parallel polarity, है ना। 2 polynucleotide chains में anti-parallel polarity होती, जैसे हम मैग्नेट जब देखते हैं बच्चों, नॉर्थ आपस में नहीं अट्रैक्ट करते, नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वैसे इनमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। मतलब अगर एक एंड पे 5 है, दूसरे एंड पे 3 है, तो फिर दूसरा वाला जो होगा उसमें क्या होगा? एक जिधर का तरफ 3 है उधर की तरफ 5 होगा, और जिधर की तरफ 5 है उधर की तरफ 3 होगा, ये होगा, है ना। 2 चेन्स इसमें कॉइल्ड होती हैं राइट हैंडेड फैशन में, है ना, जिससे एक राइट हैंडेड हेलिक्स बनता है। और यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है वो मेंटेन होती है 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, यानी कि हेलिक्स में जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में जो जगह है ना, वो एक समान रहती है। ऐसा नहीं कि कहीं पतला होता है कहीं मोटा होता है, एक समान उसकी चौड़ाई होती है। ये है बच्चों, आज आपने डीएनए के स्ट्रक्चर का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था वो कैसे बना हुआ होता है, कैसे कैसे अरेंज होता है, वो आपने देखा।
आई होप कि मैंने जो भी डायग्राम्स आपको दिखाए स्क्रीन में वो आपने बनाए होंगे, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे और घर में एक बार उसको रिवाइज भी करेंगे। बच्चों, डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में आज आपका इंट्रोडक्शन करा गया कि वॉटसन और क्रिक दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था और उसके कुछ साइलेंट फीचर्स भी आपको बताए जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।